नहीं। सर आपका क्या इस पर देखिए, बात है जो रेजिम चेंज का बात है उसमें आप देखिए 20% सही है, क्योंकि उसमें पर्टिकुलरली लेकिन एक बाजार जो मर्चेंट क्लास है, उन्हीं लोगों ने इस्लामिक रिवोल्यूशन खोमेनी को लेके आए थे, लेकिन ये लोग खामेने के अगेंस्ट में थे। इसके बाद यूथ, इसके बाद जो वुमेन, ये सारे जो है खामेने का अगेंस्ट में है, कुछ अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए और कुछ लिबर्टी और फ्रीडम के लिए। बात यह आता है इधर कि रेजिम चेंज का जो प्रश्न है और जो आंसर्स है, क्योंकि तीनों ग्रुप्स बेसिकली प्रिंसिपल्स है और रिफॉर्मिस्ट। ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम में प्रिंसिपल्स में मूल तत्ववादी जो है और रिफॉर्मिस्ट जो सुधारवादी है, ये काफी डोमिनेंट है। प्रिंसिपल सेक्शंस इस्लामिक रेडिकलिज्म को सपोर्ट करते हैं, इस्लामिक रिवोल्यूशन ऑफ ईरान। रिफॉर्मिस्ट इस्लामिक रेजिम विथ रिफॉर्मेशन। एंड थर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबरल पार्टी जो रेजा शेख का है, ईरान में है, सब यूएसए में है द प्रेजेंट मोमेंट। सर मुझे सरल भाषा में ये बता दीजिए, बहुतायत मेजॉरिटी वो आयतुल्लाह इस रिजीम के साथ है, इस्लामी शासन के साथ है या इसके खिलाफ है? देखिए, मेजॉरिटी लोग जो रूरल एरियाज पॉकेट्स में आईआरजीसी का काफी पकड़ है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये डीपली एंट्रेंस्ड है सोसाइटी में। लेकिन जो यूथ, पर्टिकुलरली जो पढ़े लिखे, जो आजकल वेस्टर्न एजुकेटेड है, जो यूथ है, पर्टिकुलरली जेंडर, पर्टिकुलर वुमेन, दे आर अगेंस्ट द रेजीम। ठीक है। ये यूएस का स्टडी है जो मैं कोट कर रहा हूँ। यूएस ने एक स्टडी में ये पाया था कि 79 की रेजाइम चेंज जो हुई थी, अब वो वाले बच्चे जो पैदा हुए होंगे वो तकरीबन 45 साल के 48 साल के होने चाहिए, आराम से। प्लस उससे पहले वाले जो टोटल मेजॉरिटी में थे वो अब होने चाहिए 50, 60, 70 के। अगर उन लोगों ने ये रेजाइम चेंज उस समय मांगा, करने दिया और किया, आप मान लीजिए मेरी बात, इस सोसाइटी का वो कैरेक्टर रहा है जो कि इस्लामिक फैनेटिज्म को सपोर्ट करता रहा। अब आगे बात कि कौन लोग अगेंस्ट हैं। कौन लोग अगेंस्ट है? वो सिर्फ वो हैं जो मुल्ला और मुनीर मौलानाज के अगेंस्ट जो बात चली थी, वो है जेनजी। और जेनजी भी कौन सी? जो अर्बन सिटी के रेजिडेंट है, रूरल वाले नहीं है। और उसकी परसेंटेज निकल कर आई थी 17.5% एज पर यूएस स्टडी। दैट्स इट। तो 7.5 नहीं, 17.5% प्रोटेस्ट पे थोड़ी ना थी, वो जेनजी टोटल। अब आप सोच लीजिए कि उसमें से अगर मैं कह रहा हूं 70-80% भी अगर वो आ गए तो भी टोटल जो आप आ रहा है, वो जो सर बता रहे हैं, वो आएगा 12, 13, 14, 15%। दूसरी बात ये है ना कि ये इनकी जो ये आईआरजीसी है या वो दूसरी एक और फोर्स है बसीज जो इंटरनल फोर्स है, रिप्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन, ये डोमेस्टिक है। लेकिन अलकुड्स जो एक्सटर्नल है। तो इनका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है, आईआरजीसी का पार्ट है बसीज। यस, बसीज है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईआरजीसी, इंटरनल डोमेस्टिक स्ट्रक्चर। आईआरजीसी और आईआरजीसी आप कह रहे हैं पूरे देश के अंदर फैली हुई है पूरा। ओके, अच्छा। और वो रियल आर्मी है। ये भी नहीं, इनका एक्सटर्नल अलकुड्स है, वो पूरा सपोर्ट एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को दे रहा है। जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया, कतेब हिजबुल्लाह का होती हो गया, इनको पूरा सपोर्ट। मैं तो अभी इंटरनल बात कर रहा हूं ईरान की। क्या मतलब आईआरजीसी पूरी तरह कमांड में अभी कमांड में उनका हेड का डेथ हुआ यस्टरडे, मोहम्मद काफकुर का। फिर भी वो पूरा डीपली एंट्रेंस सोसाइटी, इकोनॉमी, पूरा ईरानियन इकोनॉमी, पोर्ट्स, कनेक्टिविटी, स्ट्रक्चर, ऑयल, गैस, सारा आईआरजीसी का कंट्रोल में। 40% ऑफ द इकोनॉमी आईआरजीसी का कंट्रोल में। मनी और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हाथ में। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, सिक्योरिटी एंड पावर, आर्म्स एंड दे आर क्लोज टू खामेनाई। अभी भी देखिए, जो सत्ता परिवर्तन होगा आईआरजीसी का काफी कंट्रोल होगा। ये कई लोग पूछते हैं, मैं भी समझना चाहता हूं आपसे, जो प्रॉपर आर्मी है ईरान की, वो और आईआरजीसी, इसमें क्या अंतर है? डिफरेंस, आर्मी अलग है, आर्मी है ईरान का आर्मी है, लेकिन आईआरजीसी जो है वो थियोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। और मेजर जो पॉलिसी, सिक्योरिटी, नेशनल डिबेट्स होता है, फॉरेन पॉलिसी, इसको पर ज्यादा वॉइस रहता है। आईआरजीसी खत्म हुए बगैर नहीं हो सकता है। आईआरजीसी डीपली कनेक्टेड इन द सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। देखिए, ईरान की जो फौज है वो तकरीबन है 6 लाख, आईआरजीसी है तकरीबन 1.5 लाख। फौज जो है उसका काम है ईरान की लड़ाई लड़ना, ईरान को बचाना। आईआरजीसी का काम है रिजीम को बचाना और रिजीम के जितने भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ग्राउंड के ऊपर, अंदर भी और बाहर भी। सारा कंट्रोल और जितनी भी पावर है वो है आईआरजीसी के हाथ में। तो आईआरजीसी ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा उसके पास पावर्स हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर रिलीजियस जो हेड्स हैं
उनसे अगर पावर जाती है तो कोई ना कोई IRGC का कमांडर ही ऊपर जाएगा और वही देश को अच्छा क्या साहब ने एक बात और बता दें सर, शुरुआत में थोड़ा बताने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खबरों का फ्लो इतना ज्यादा है। जैसे आप बता रहे थे कि वहां प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है कि मान ले आपके जो सुप्रीम हेड है वो चले गए तो उसके बाद उनको कौन रिप्लेस करेगा, कौन आएगा, उसका एक तरीका है, प्रोसीजर है, उससे चुन के एक आदमी आएगा। जैसे आपने हिजबुल्लाह के केस में देखा था, हिजबुल्लाह के वो हसन नसरुल्लाह को मारा, उनकी जगह कोई दूसरा आया, उसको भी मार दिया ईरान ने। अब वो कैपेसिटी क्या ईरान में करने की है, इजराइल और अमेरिका की, कि इनकी जगह जो चुना जाए उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर दें, ये हमको देखना पड़ेगा। अच्छा ये देखें, काफी हिंसक प्रदर्शन कराची में होता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, सुल्तानाबाद ट्रैफिक स्टेशन फूंक दिया गया कराची में ही सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। अब तो जगह जगह आगजनी की खबरें दिखाई दे रही हैं। एक तरफ ईरान जल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जल रहा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कराची शहर की हैं, जगह जगह आग लगी हुई है, अमेरिकी कॉन्सुलेट फूंक दिया गया है और अब ट्रैफिक जंक्शंस को भी आग लगाई जा रही है। सर आप बात करें, मैं जरा देखूं कि कराची में कितने शिया हैं। कराची में शियाज की संख्या सबसे ज़्यादा है क्योंकि जो ये सिंध प्रोविंस है उसमें शिया की पॉपुलेशन डेमोग्राफी के हिसाब से ज़्यादा है। अभी जो आप प्रोसीजर की बात कर रहे थे, प्रोसीजर देखिए वहाँ पर ये है कि वहाँ पर एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है। खुमैनी ने अपने लाइफ टाइम में ये बताया था कि भाई अगर मैं नहीं हूँ तो 2-3 नाम हैं और उस नाम में एक नाम जो अभी प्रोफेसर साहब ने भी बताया, एक उनके लड़के का है और एक तो अभी उसमें क्या है कि ये जो क्लेरिक्स की ये संस्था है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट, ये बैठ के डिसाइड करेगी कि अभी किसको टेक ओवर करना है। तो अभी जाहिर है कि इन दोनों में से भी हो सकता है। सर ये इराक की राजधानी बगदाद की तस्वीर इस वक्त है। अब यह ईरान के अलावा जहां कहीं भी आपको आग लगाई दिखाई देगी, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, वो सारे ईरान के हमले हैं।